नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो, ये मेरे शो का नाम है जिससे आप जुड़ चुके हैं उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट होने वाला है और मेरे अपने विचार में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप शुरू से एंड तक देखना और अगर आपको इससे सीखने को कुछ मिलता है तो इसको अपने दोस्तों में, अपने कोलीग्स में, लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर देना और लाइक कर देना। ये टॉपिक उन लोगों के लिए है जिनका हाजमा खराब रहता है, यानी कि अगर आप सुबह उठते हैं तो आपका पेट सॉफ्ट होता है, नरम होता है, आप ठीक फील करते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है, आप जब भी कुछ खाना खाते हैं आपको ब्लोटिंग सेंसेशन आती है, अफारा हो जाता है, पेट में कॉन्स्टिपेशन कई बार हो जाती है, सुबह लैट्रिन खुल के नहीं आती, दोपहर को आती है, और जब भी आप खाना खाएं उसके बाद आ जाती है, या कई बार लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। पेट में कोई जब मैं पंत हॉस्पिटल में था तो हम कहते थे हिस्ट्री ऑफ गोला फॉर्मेशन। पेशेंट कहते हैं कि उसको इधर गोला होता है पेट में जो चलते हुए कभी यहां हो जाता है, कभी इधर हो जाता है, और हम ऐसे लोगों को साइकी पेशेंट करार कर दिया करते थे। लेकिन रिसर्च ने देखा है कि इसका साइंटिफिक एविडेंस है, ये एक बीमारी है। और जनरली ऐसे पेशेंट, अगर आप उनमें से हैं तो जाते हैं अपने फिजिशियन के पास, वो आपको एंटीबायोटिक दे देते हैं, थोड़े दिन तो आप ठीक रहते हैं, उसके बाद आपको फिर तकलीफ हो जाती है। कई पेशेंट हैं जो जा के थक के हर डॉक्टर के पास पहले मॉडर्न मेडिसिन का इलाज कराते हैं, फिर होम्योपैथी का इलाज कराते हैं, फिर आयुर्वेदिक का इलाज कराते हैं, कई लोग तो नेचर क्यूर सेंटर में जाके एडमिट होके आ जाते हैं और उसके बाद भी उनका हाजमा ठीक नहीं होता और उससे उनका मूड भी खराब रहने लगता है, जीभ पर कोटिंग आ जाती है, हाथ पांव सुन्न होने लगते हैं। तो ऐसी क्या बीमारी है जो ये हो सकती है? एक बात तो ये हुई। दूसरा जो आज हम डिस्कस करेंगे, क्या उससे वजन भी कम हो सकता है, क्या शुगर भी कंट्रोल में आ सकती है, जो सो कॉल्ड आजकल रिवर्सल ऑफ डायबिटीज पर इतनी बातें हो रही हैं, क्या ब्लड प्रेशर भी ठीक हो सकता है, क्या ऑटोइम्यून डिजीजेज भी ठीक हो सकती हैं? ये मेरा आज का टॉपिक रहेगा जो मेरे अपने पर्सनल विचार में बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये जो हाजमा खराब क्रॉनिक रहता है, जो ब्लड प्रेशर है, जो शुगर की बीमारी है, जो मोटापे की बीमारी है, जो ऑटोइम्यून बीमारियां हैं, क्या एक ही कंडीशन से रिलेट हो सकती हैं? जो आजकल मॉडर्न मेडिसिन में डिस्कशन का विषय है। इसको हम कहते हैं साइबो, SIBO। अगर आप इसके बारे में समझ लेंगे तो आपको काफी हद तक समझ आ जाएगा कि ये मोटापा क्यों है, या शुगर बीपी क्यों बन रहा है, या हाजमा क्यों खराब रहता है। सीबो से बनता है SIBO, स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, यानी कि जो हमारी छोटी आंत होती है इसके अंदर बैक्टीरिया जो है उनका अमाउंट नॉर्मल से ज्यादा आ जाए। इसको समझने के लिए आप एक लेमैन को छोटी आंत क्या होती है और बड़ी आंत क्या होती है इसके बारे में समझना जरूरी है। देखिए, हम खाना खाते हैं, उसकी पाचन क्रिया में हमारे मुंह से खाना फूड पाइप में जाता है, पहले स्टमक आता है जिसको हम अमाशय कहते हैं हिंदी में, जो भी स्टमक है, पेट। उसके बाद खाना पेट से छोटी आंत में जाता है जिसका पहला पार्ट ड्यूडेनम होता है। छोटी आंत में खाने की जो न्यूट्रिएंट्स की प्रक्रिया चलती है और छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में सारा जो खाना पच चुका होता है जाता है, जहां से फ्लूइड एब्जॉर्ब होता है और बाद में स्टूल बनकर वो नीचे से निकलता है। हमारे आंत के हर पोर्शन के अलग अलग काम स्पेसिफिकली डिजाइन है। जैसे आप स्किन देखेंगे, कहने को तो ये भी स्किन है, ये भी स्किन है, ये भी स्किन है, लेकिन यहां बाल उगते हैं, यहां बाल नहीं उगते, यहां पर बाल उगते हैं मेल्स के। इसी तरीके से हमारी आंत के किसी पोर्शन का कोई काम है, किसी पोर्शन का कोई काम है। फूड पाइप जो है वो अलग काम करती है, हमारे पेट के जो सेल हैं वो डाइजेस्टिव जूसेस, गैस्ट्रिक जूसेस बनाते हैं। हमारी छोटी आंत के काम अलग होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है और बड़ी आंत से सारा चीजें जो हमारा डाइजेस्ट हो चुका होता है वो एब्जॉर्ब होता है। अगर हम माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया दिखेगा, इसलिए मेडिकल साइंस बहुत कॉम्प्लेक्स है। हमारा विषय है कि सीबो क्या होता है। हमारा शरीर में हर जगह बैक्टीरिया है, हमारे शरीर में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं और ये बैक्टीरिया एक सिम्बायोसिस के रूप में है, यानी कि अगर हमारे शरीर में बैक्टीरिया नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन ही नहीं रहेगा।
और ये बैक्टीरिया हमारे शरीर को बहुत कुछ देते हैं और ज्यादातर बैक्टीरिया पॉजिटिव इफेक्ट रखते हैं। इनको बदनाम कर दिया गया, लेकिन बैक्टीरिया के बिना हम रह नहीं पाते। अगर थोड़े से भी बुरे बैक्टीरिया आ जाते हैं तो हमारा शरीर सारा अपसेट हो जाता है। तो अब हमारे छोटी आंत में भी बैक्टीरिया है, बड़ी आंत में भी बैक्टीरिया है, लेकिन अगर बड़ी आंत के बैक्टीरिया किसी कारणवश छोटी आंत में आ जाए, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, छोटी आंत के अपने बैक्टीरिया हो गए, बड़ी आंत के अपने बैक्टीरिया हो गए, लेकिन अगर बड़ी आंत के बैक्टीरिया जिनका काम डिफरेंट है वो अगर छोटी आंत में किसी वजह से चले जाते हैं तो वहां पर बैक्टीरिया की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है। जैसा सीबो में नाम से ही है, स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। इसका मतलब है कि जो बैक्टीरिया हमारी छोटी आंत में है वो बड़ी आंत वाले बैक्टीरिया थोड़े चले गए हैं और उससे हो जाता है कंफ्यूजन। जैसे आप समझिए कि कहीं पर एक पर्सन होना चाहिए, एक परिवार रह रहा है, एक तरफ एक कमरे में हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, दूसरे कमरे में दूसरे रह रहे हैं। अगर दूसरे कमरे का पर्सन इधर आ जाएगा तो सारा टॉपसी टर्वी हो जाएगा। यही किस्सा हमारे शरीर में होता है। सिंड्रोम, ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो जाती है, जिससे कि गड़बड़ शुरू होती है, जिसको हम सीबो के नाम से जानते हैं। और मॉडर्न मेडिसिन में अब आ रहा है कि मैक्सिमम बीमारियां जो ऑटोइम्यून प्रोसेसेस है और ये सब कुछ है जो आजकल बीमारी फैली हुई है, ब्लड प्रेशर, शुगर, क्या ये इसकी वजह से तो नहीं है। तो यही मेरा आज का विषय था और आप इसको अगर समझेंगे तो आप इससे बचने के प्रयत्न करेंगे। इसलिए मैं इंटरेस्टेड था कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। सीबो होता क्यों है, स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होते क्यों है, ये जानना बहुत आसान है और समझने, अगर आप समझ जाएंगे तो आपका आगे सब इजी हो जाएगा। देखिए, हम खाना खाते हैं, अगर हम फूड पाइप से जब वो स्टमक में जाता है तो स्टमक से वो ऊपर नहीं आता, बिकॉज यहाँ एक वेल्व होता है जिसको गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन कहते हैं। अगर कोई पर्सन शीर्षासन करता है तो उसके पेट का खाना वापस नहीं आता, क्योंकि जैसे आपकी कार में अगर आप हवा भरवाते हैं टायर में तो हवा एक तरफ जाती है, वेल्व से वापस नहीं आती। उसी तरीके से हमारे यहाँ पर एक वेल्व होता है जो खाना वापस नहीं आता। अगर ये वेल्व किसी वजह से डिफेक्टिव हो जाए तो खाना नीचे जाता रहेगा। दूसरा, जो छोटी आंत है और बड़ी आंत है, आइलियोसीकल जंक्शन, वहां भी एक वेल्व होता है जो बैक्टीरिया वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाते। अगर किसी कारणवश वो वेल्व डिफेक्टिव हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल या अदरवाइज, तो बैक्टीरिया वापस जाना शुरू कर देंगे। तो ये दो कारण मेन होते हैं। फिर सर्जरीज, जैसे किसी के पेट की कोई सर्जरी हुई है जिससे कि जो आंत का नॉर्मल स्ट्रक्चर बिगड़ गया है, तो वहां पर एक मेडिकल टर्म में कहते हैं ब्लाइंड लूप बन जाता है, जिससे बैक्टीरिया वहां ग्रो करने लगते हैं। आप ऐसे समझ लो कि आपके किचन का सिंक है, अगर उसमें थोड़ी रुकावट आ गई, गंदगी ऊपर इकट्ठी होने लगी, थोड़े दिनों में स्मेल आने लगेगी। बिल्कुल वही हाल आपके पेट का है, अगर आपके इंटेस्टाइन का है। अगर कोई ऑपरेशन हुआ है और उसके बाद ब्लाइंड लूप बन रहा है तो वह बैक्टीरिया की ओवरग्रोथ हो जाती है। फिर एक और वजह होती है हमारे इंटेस्टाइन की मोटिलिटी। हमारे आंत जो है, छोटी आंत, वो कोई पाइप की तरह रिजिड नहीं है। क्या आपने कभी केंचुए को चलते हुए देखा है? तो वो ऐसे स्पैज्म में जाके इस तरीके से मूवमेंट से ऊपर से नीचे को ईजोफेगस से सीकम तक खाना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से जाता है। अगर किसी वजह से ये मोटिलिटी कम हो जाए या खराब हो जाए तो खाना जाएगा नहीं और वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो ये वाली भी एक वजह होती है जिससे कि हमारे को ये वाली बीमारी सीबो आ सकती है। तो नेक्स्ट में क्या मैंने बताया, अगर खाने की मूवमेंट आपके फूड पाइप से बड़ी आंत तक जाने में किसी किस्म के डिफेक्ट आए, जैसे कि कोई सर्जरी हुई हो, अगर ईजोफेगस और गैस्ट्रिक के जंक्शन के अंदर कोई रुकावट हो, अगर छोटी आंत से सीकम के अंदर कोई रुकावट हो, अगर इंटेस्टिनल मोटिलिटी ठीक ना हो, जिससे कि बैक्टीरिया का स्टैग्नेशन हो जाए, उससे सीबो हो सकता है। अब एक बात है बड़ी इंपॉर्टेंट जो आप समझिए, कुदरत ने हर चीज को बनाया है किसी जरूरत के लिए। अगर स्टमक में एसिड बनता है तो स्टमक में एसिड बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एसिड जो है ये हमारे अननेसेसरी बैक्टीरिया को जो हमारे खाने में आते हैं उनको मारता है, और यही एसिड
हम जब खाना खाते हैं ये चलते हुए हमारी छोटी आंत में जाता है और हमारे बुरी बैक्टीरिया को मारते हुए जाता है ताकि गैस्ट्रिक जूसेस अपना काम कर सकें। अगर किसी वजह से आप इस एसिड सिक्रीशन को कम कर देते हैं, जैसे कि आप एंटासिड लेते हैं, जैसे आप पेंटापोजोल वगैरह दवाइयां लेते हैं, जैसे आप रेनिटिनिन लेते हैं, तो उससे आपके पेट के बैक्टीरिया जो एसिड से मरते हैं वो उतना मर नहीं पाते और वो एक्स्ट्रा इकट्ठे होते जाते हैं। हर दिन का ये किस्सा है कि आपने खाना खाया, आपका पेट में एसिड बना, वो एसिड आपके आंत में गया, खाने का हाजमा हुआ, एसिड ने अपना काम किया कि उसने जो बैक्टीरिया खराब थे उनको मारा। अगर किसी वजह से वो बैक्टीरिया नहीं मर पाते पूरे तो सीबो हो सकता है। ये मैं आपको इनडायरेक्टली ये बता रहा हूं कि एसिडिटी को करेक्ट करना बहुत अच्छा नहीं होता। और सीबो के और बड़े कारण होते हैं लेकिन वो इस डिस्कशन से अलग हो जाएंगे। तो बेसिकली सीबो का मेन कारण जो मैंने आपको बताया वो है कि एसिडिटी का कम होना, हमारी आंत की मोटिलिटी किसी वजह से खराब होना और इलियोसिकल जंक्शन जो है उसके ऊपर कंस्ट्रिक्शन आना। बड़ा इंटरेस्टिंग कनेक्शन मैं आपको गॉल स्टूल्स और सीबो का बताऊंगा। जो गॉल ब्लैडर है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है इन रिस्पॉन्स टू गैस्ट्रिक जूसेस जो इंटेस्टाइन में जाते हैं और उसके लिए एक मैसेंजर यूज होता है कोलेसिस्टोकाइनिन। अब जब एसिड प्रोडक्शन कम हो जाती है और एसिड प्रोडक्शन कम के साथ इंटेस्टाइन में खाना पहुंचता है तो गॉल ब्लैडर को प्रॉपर मैसेज नहीं पहुंच पाता। उससे क्या होता है कि गॉल ब्लैडर पूरी तरह कंस्ट्रिक्ट नहीं करता, उससे गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल में स्टेसिस हो जाता है, स्टोन्स बनने का चांस बढ़ जाता है। एक बात तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स उन मरीजों में देखे गए हैं जिनको सीबो होता है। दूसरा, सीबो के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले ये आप समझ लीजिए कि आपके इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया एक्स्ट्रा है। एक तो सोशली जब भी आप खाना खाएंगे किसी पार्टी में तो आपको टॉयलेट जाना पड़ेगा, आप अपने आप से इरिटेट हो जाएंगे। दूसरा, गैस्ट्रिक जूसेस प्रॉपरली अपना काम नहीं कर पाएंगे, बाइल पूरी तरीके से इंटेस्टाइन में रिलीज नहीं होगा और 90% बिलियरी एसिड जो रिलीज होते हैं वो फिर ये एब्जॉर्ब होकर एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन से वापस आते हैं। तो इस तरीके से फैट मेल एब्जॉर्प्शन हो जाती है, बाकी मेल एब्जॉर्प्शन हो जाती है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई इन सब की डेफिशिएंसी हो जाती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, पेशेंट को बॉडी में सुन्नपना आने लगता है, साइकियाट्रिक चेंजेस आने लगते हैं B12 के कम होने से, डिप्रेशन की फीलिंग आने लगती है। तो इनडायरेक्टली जो हमारे आयुर्वेद में हमारे नेचर की ओर में कहा गया है कि सारी बीमारियां हमारे पेट से शुरू होती हैं और ये कहना कि जो सीबो है वो साइकियाट्रिक प्रॉब्लम से है, ऐसा हो सकता है उल्टा हो, आपको पेट खराब रहता हो उससे साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स आती हो, डिप्रेशन वगैरह आता हो। तो इसलिए सीबो के बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है कि सीबो का क्या होता है और इसको किस तरीके से करेक्ट किया जाए। इसके ऊपर मेरा आप अगला वीडियो देख लेना क्योंकि काफी ज्यादा डिटेल हो जाएगा और आप लोग कहीं बोर ना हो जाएं। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो आप इसको आगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में जरूर फॉलो कर लेना। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो बाकी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में सीबो को किस तरीके से ट्रीट किया जाए इस पर बात करूं। मैं